मास को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। चूंकि एटम बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से आप कोई भी अदर स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अदर स्टैंडर्ड ऑफ मासेस यूज़ करते हैं, 1 kg का स्टोन यूज़ करते हैं, 1 ग्राम का स्टोन यूज़ करते हैं। तो यहाँ चूंकि एटम बहुत स्मॉल होता है, तो इस वजह से आपने स्टैंडर्ड मास को ही एटम ही लेना है। और वो कौन सा एटम होगा? वो कार्बन 12 का एटम होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? ये किताब में यही लिखा होता है कि कार्बन 12 इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड मास फॉर मेजरिंग द मास ऑफ अदर एटम्स। तो ये बात हमें इस बोध से, जो मैंने बहुत लंबी स्टोरी आपको सुनाई है, वो इस वजह से सुनाई ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि क्यों किसी एटम को किसी एटम के साथ कंपेयर करके उसका मास निकाला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो ये तो हमें और भी आपको वो कर देता हूँ। तो अब जब हम क्या करेंगे, जब हम मास फाइंड आउट करेंगे, इधर मैं ले लूँगा मास ऑफ अदर एटम्स। ये है मेजरिंग सब्सटेंस के लिए, ये। और ये जो होगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड मास होगा। और स्टैंडर्ड मास हम लोगों ने क्या रखा होगा? हम लोगों ने कार्बन 12 को यहाँ रखा होगा। ठीक है ना, कार्बन 12 के एटम को एटम ऑफ C12 इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मास। ठीक है, अब एटम को कैसे तोलेंगे? एटम को ना, इधर हम लोग एटम रखेंगे किसी भी एलिमेंट का, और इसको हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन रुके, यहाँ पे एक बात और भी है, हम कार्बन 12 को नहीं लेते। नो, दिस इज नॉट टेकन। क्या होता है, इसका हम 1/12 पार्ट ही लेते हैं, 1/12 पार्ट लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, इसका ये मतलब है कि हम जब क्या करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, और बहुत आसानी से, देखो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसानी से। देखो ये हमारे पास स्केल है, ये वाला स्केल है। इसमें क्या होगा? मास ऑफ अदर एटम्स, जो आपने निकालना है, मास ऑफ अदर एटम। ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास स्टैंडर्ड मास होगा। अब स्टैंडर्ड मास कैसे निकालते हैं? देखो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड मास, देखो कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 वो देखो आप इस तरह ले लो कि ये आपके पास कार्बन 12 का एक एटम है, 1 एटम, 1 2 3। आप उसको क्या करो, 12 हिस्सों में तकसीम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या होगा? कार्बन 12 एटम का जो 12वां हिस्सा है, 12th हिस्सा, ये वाला, इसको ना हम लेके इधर एज स्टैंडर्ड पुट करते हैं। इधर मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये वाला, सिर्फ यही 12th पार्ट इधर रख लेते हैं। किस चीज़ के लिए? मासेस को तोलने के लिए। तो हम लोग इधर कार्बन 12 का एक एटम नहीं रखेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इधर हम इतना सा पार्ट रखेंगे, उसका इतना सा पार्ट। देखो ये जो 12th पार्ट है, यही हम रखेंगे मासेस को मेजर करने के लिए। कार्बन 12 का सारा एटम नहीं लेते, सिर्फ कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का। ये मतलब होता है कि उसका 12वां हिस्सा हम ले लेते हैं। किस चीज़ के लिए? एटम को एटम की जो मास है उसको किसी अदर एलिमेंट्स के एटम्स मासेस को तोलने के लिए कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा ले लेते हैं। देखो ये मुश्किल है, कार्बन 12 एटम होता है, उसका हम लोगों ने 1/12 पार्ट ही एज अ स्टैंडर्ड मास लेना है, एज अ स्टैंडर्ड मास। तो ये बात क्लियर है अब कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है। हम लोगों ने यहाँ में कार्बन 12 का एटम नहीं रखना स्टैंडर्ड मास के अंदर। स्टैंडर्ड मास के अंदर हम लोगों ने कार्बन के 12वें हिस्से को, यानी 12वें हिस्से को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे 1/12 पार्ट को हम क्या करते हैं? एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है,
एज ए स्टैंडर्ड हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारे साथ क्या हो, हमारे साथ यहाँ पे मासेस निकल आ जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, चलो मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। अब देखो मास ऑफ अदर एटम, और इधर मैंने आप इधर स्टैंडर्ड मास रखते हैं ना, तो स्टैंडर्ड मास में कौन सा रखूंगा, देखो स्टैंडर्ड मास में अब ये वाला रखूंगा, ये वाला, ये सिर्फ यही रखूंगा 12th। तो ये क्या है मेरे पास, ये असल में 1/12 पार्ट है किसका, कार्बन 12 का, कार्बन 12 का। मैं यही देखो मैं इसके साथ ना मासेस को कंपेयर करूंगा और मेरे पास हर एटम के जो है वो मासेस निकल आएंगे। देखो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे x एटम को रखा, सपोज मैंने ना यहाँ पे सोडियम को तोला, तो सोडियम को जब मैंने तोला तो यहाँ पे इसका मास कितना है, यहाँ पे इसका मास आ गया हमें बस 23। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना ऑक्सीजन को जो है वो यहाँ पे वेट कर लिया, ऑक्सीजन का मास मेरे पास आया 16 आया, ठीक है। अब देखो सपोज मैं नाइट्रोजन का वो किया, नाइट्रोजन का इधर मास रखा और तो इसका मेरे पास 14 आया। देखो तो मैं क्या करता हूँ, एटम को लेके कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके उसका मास निकालता हूँ। ये जो मासेस होते हैं ये वाले, ये मासेस होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम which is taken after comparing it with 1/12 part of carbon 12 is called relative atomic mass। तब इसकी डिफिनीशन हमें समझ आ गई है। देखो मैं आपको दोबारा करता हूँ, ये हमारे पास एटम्स हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड मास लेके कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास उसके मासेस आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 23 आ रहे हैं, यहाँ पे 16 आ रहे हैं, यहाँ पे 14 आ रहे हैं, तो ये मासेस जो होते हैं यही रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है कि द मास ऑफ एटम्स विच इज टेकन आउट आफ्टर कंपेयरिंग इट विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, दैट मास ऑफ एटम इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। अच्छा, मैंने आपको बहुत मुश्किल से समझा लिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है।